पुराने बच्चे चाहे वो मजाक में ही बोलें, बट अगर कभी सोशल प्लेटफॉर्म में कभी हम बात भी करते हैं तो बच्चे बोलते हैं मैम आपका वो थप्पड़ हमें अभी तक याद है, या उनको कैसे ना कैसे करके हमें लर्न करवाना था, या मेथोडोलॉजी चेंज करते थे तो वो समझते थे। उनका भी एक ऑब्जेक्टिव रहता था कि हमें चीज़ों को ग्रैस्प करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज उस समय भी ट्यूशन्स वगैरह बच्चे बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिस स्कूल में मतलब मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ बच्चे बहुत ऐसी फैमिली से नहीं थे कि वो स्कूल की फीस के अलावा भी कोई और फीस देते। पेरेंट्स भी ऐसे आते थे कि मैम बस आप ये समझ लीजिए कि हड्डियां हमें दे देना, मांस आपका है। इतनी हमें छूट मिली हुई थी। बोलते हैं भय बिन होई ना प्रीत, है ना? तो ये बिल्कुल सच है एक्चुअली। बच्चों में वो डर, अब आज के बच्चों में वो डर तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपने राइट्स पता हैं कि टीचर आपको छुएगा तो आपको क्या करना है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता। बहुत छोटी थी मैं तो उस समय एक नवरंग मूवी के सॉन्ग्स बहुत आते थे, चित्रहार चला करता था और उसमें नवरंग के सॉन्ग्स आया करते थे। जा रे हट नट कट टाइप ये हो गया, या गोपी कृष्ण जी की मूवी होती थी झनक झनक पायल बाजे। तो उसमें जो डांसेस होते थे वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे छाप छोड़ जाते थे और मैं घर में डांस भी करती रहती थी। एट द एज ऑफ 50 आई स्टार्टेड बसंत पंचमी वाले दिन, और आज 4th ईयर का एग्जाम अब देने वाली हूँ मैं। छोटा बेटा थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, और ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी तो मैं 2-2 घंटा ही सोती हूँ रात को, लेकिन जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो उसका कहीं नामो निशान नहीं होता कि वो 2 घंटे की नींद मेरी कैसे पूरी हुई होगी, और कैसे मैं, आप स्कूल में कोई जज नहीं कर सकता कि ये सोई नहीं होगी रात को। जय हिंद एवरीवन। आप सबको पता है कि विमेंस मंथ मनाया हमने अपने इस चैनल पर, एंड टुडे द वन आई हैव कम फॉर इंटरव्यू, शी इज एन एजुकेशनिस्ट par excellence with nearly 33 plus years of experience. She is passionate about her job, her profession, and equally passionate about the passion that she had since childhood, that at the age of 50 she decided she is going to pursue it, and for not only pursue it, rock it. And not only that, her smile is killer, and that is what I keep telling her every time I meet her, that her smile makes all the difference in the world of struggles, challenges that she has faced, and come out fighting it with a spirit that I want you all to take from her. I am sure स्क्रीन में से निकल के उनकी पॉजिटिविटी आप सब तक ज़रूर पहुंचेगी। आइए मिलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ मिलकर, और आपका घर इतना सुंदर, फ्लावर्स हर जगह, यही रीज़न है आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो बहुत सुंदर है घर आपका, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स। एंड स्टार्ट करते हैं आपसे बातचीत। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि आप अपने बचपन से बताइए अपनी लाइफ के बारे में। जब आपने टीचिंग फील्ड चुनी तो क्या आप बचपन में वो वाला बच्चा होते थे जो इमेजिनरी स्टूडेंट्स को बिठाता था और पढ़ाता था, या टीचिंग हैपेंड टू यू? नहीं नहीं, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो है ही, क्योंकि मम्मी की तरफ से ये एक हेरिडिटरी चल रही थी टीचर्स वाली। मम्मी अपने आप भी शी वाज अ वेरी गुड टीचर, और जिस स्कूल में मैं पढ़ा करती थी वहीं पर एक बार कोई वैकेंसी बनी, तो मैं छोटी थी, मुझे मालूम तो नहीं था कि क्या एमए होता है और क्या बीए होता है। तो वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया कि चारू तुम्हारी मम्मी कहाँ तक पढ़ी हैं? तो मुझे लगता था इंटर मैक्सिमम होती है पढ़ाई ना, तो मैंने कहा पता नहीं शायद इंटर पास होंगी। मम्मी उस समय की एमए बीएड थी। ओ बाप रे। शी यूज्ड टू टीच इन गवर्नमेंट स्कूल आल्सो। तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा ठीक है अपनी मम्मी को बुलाना, हो सकता है उनको ये लगा हो कि पढ़ने में कंपैरेटिवली बच्चे अच्छे हैं। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने मेरा ही स्कूल ज्वाइन किया। उन्होंने, बल्कि मम्मी मिलने गई तो उन्होंने एप्लीकेशन बाद में दी, ज्वाइन पहले कर लिया। ओके। फिर मौसी, मामा, मतलब हमारे मम्मी की साइड से 90% लोग टीचिंग प्रोफेशन में ही थे।
तो वो सब हमने बचपन में देखा ही था। और टीचर मैं बहुत अच्छी बना करती थी। उस समय तो स्केल अलाउड होते थे, तो जितनी फ्रेंड्स होती थी उसको खूब जोर जोर से स्केल में तो ये लर्न करके आना है कल, इस टाइप का हम लोग किया करते थे। बट जब मेरा बीएससी किया तो बीएससी में एक रिग्रेट ये रह गया कि 3 मार्क्स से मेरी फर्स्ट डिवीजन रुक गई। तो उस समय में एमएससी करने के लिए परसेंटेज थोड़ी कम पड़ी, तो मुझे लगा कि या तो एमएससी अगर नहीं करनी तो फिर मैं एमए इंग्लिश कर लेती हूँ। कर लिया एमए इंग्लिश भी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि शादी उस समय में जल्दी हुआ जाया करती थी, और हमारी इसलिए जल्दी हो गई कि मेरे नीचे फिर 3 सिस्टर्स और थी। Okay. तो बाई चांस एक मैरिज में कहीं बात चली, और तो उन दिनों मैंने आईटीआई भी किया था इलेक्ट्रॉनिक से। Okay. तो मेरी इच्छा थी, बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि हम फैक्ट्री में जॉब करते हैं। तो वो हस्बैंड के साथ बात हुई तो उन्होंने बोला फैक्ट्री वैक्ट्री की नौकरी तो तुम रहने दो। बस फिर वो बीएससी करते ही बाई चांस हमारा जो नेटिव में था, जहाँ हम लोगों की पेरेंटल प्रॉपर्टी है, वहीं पर एक सहसपुर जगह पड़ती है, वहां पर एक वैकेंसी बनी। तो मैं ऐसे ही चली गई पापा के कहने पर। गई तो बाई चांस वहां पर जाते ही मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो श्री गुरु राम राय में 93 में मैंने ज्वाइन कर लिया। और उससे पहले भी जब मैं 12th में ही थी शायद, कभी कोई एज अ सब्स्टिट्यूट जरूरत होती थी तो वही वाली मैम जिन्होंने मेरे से मम्मी के लिए पूछा था, वो मुझे बुला लिया करती थी। Okay. और हैंड राइटिंग भी अच्छी थी तो वो बड़ा प्रेज करती थी, तो वो चीजें अपने आप शायद ब्लड में आ गई होंगी। और वंस आई जॉइन द स्कूल तो फिर तो बच्चों के साथ इतना घुल मिल गए कि आज 32-33 इयर्स हो गए हैं। बढ़िया चल रही है। अब तो 4-5 साल बाद हम लोग रिटायरमेंट की एज पे आ जाएंगे। तो यही था, बस टीचिंग में तो यही था। यानी कि आपने एक बार जो श्री गुरु राम राय में जॉब शुरू करी है, हाँ, आप उसी से ही जुड़े रहे हैं for हाँ, past उसी से 33 years। years. हाँ जी। That is really amazing. थोड़ा सा दिमाग में ये भी था कि एक चीज के लिए मैं क्लियर थी कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड यहाँ है और आप कहीं और जॉब कर रहे हैं। वो फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि हमें रहना ही था साथ में। तो Okay. इसीलिए किसी गवर्नमेंट में भी नहीं अप्लाई किया। सेंट्रल स्कूल के लिए कई बार कहा गया मुझे, लेकिन दिमाग में बस ये रहा। और फिर एक बार आप लोग एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं या एक कंपैटिबिलिटी किसी स्कूल के साथ हो जाती है। सबसे बड़ी बात गुरु राम राय की ये भी थी कि ये स्कूल ऐसा है जहाँ पे लोअर मीडियम फैमिली के बच्चे आते हैं। तो अच्छे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स भी लिटरेट हैं, वो लोग तो फिर भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, उनको कोई भी पढ़ा सकता है। लेकिन ऐसे बच्चों को पढ़ाना एक अपने आप में एक ये भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो शायद इसी वजह से कभी दिमाग में आया नहीं कि कहीं और जाएं। बहुत बरकत है महाराज जी के स्कूलों में। बिल्कुल सही हाँ जी। बात है। और ये भी है कि आपको डेली कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन मिलता होगा बिल्कुल कि, बिल्कुल। है ना? इतने अच्छे बच्चे निकले हमारे स्कूल से। अभी आप राजपुर रोड पे एक डॉक्टर है, वो पढ़ाई भी है। आईआईटी भी निकले हैं। इधर आपके इनकम टैक्स में भी हैं बच्चे। बहुत अच्छी जगह पर जब सेटल हो जाते हैं और जब वो मिलने आते हैं आपसे, बस आपकी पूरी कमाई वही है। वो सेटिस्फैक्शन को तो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर भी नहीं सकते शायद। सही बात है। और आपके अंदर वो टीचिंग को लेके भी एक पैशन दिखता है। पैशन, हाँ वो है, क्योंकि अंदर से ही है ना जो चीज। बच्चों से प्यार करना, स्कूल से प्यार करना, हर किसी में शायद नहीं होती वो बात। कुछ लोग क्योंकि मजबूरी में भी कर रहे हैं, बाय चॉइस तो हर कोई नहीं आता ना। बिल्कुल। कोई सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आता है, लेकिन हाँ हमारा बाय चॉइस भी था। और बाद में अपना कुछ भी कह दीजिए, बाद में आप चाहे उसको ये कहें डेस्टिनी ये थी, बट आई लव माय प्रोफेशन। वंडरफुल। और सभी टीचर्स को मैं तो हमेशा नमन करती हूँ, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट टू बी अ टीचर। और क्योंकि आपने 33 इयर्स का टाइम स्पैन बताया है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओवर द इयर्स क्या चेंजेस हुए? आई मीन क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका चेंज हुआ, और ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड हो गया, और साइक्लो स्टाइल होते थे क्वेश्चन पेपर्स किसी जमाने में।
आजकल कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, सब ये तो कुछ बहुत हाँ हाँ टेक्नोलॉजिकल चीजें डेवलपमेंट के साथ हो गई। हाँ हाँ देखिए पर सब हाँ टीचिंग बाय इटसेल्फ में आपको क्या लगता टीचिंग में तो खैर कोई इतना फर्क नहीं आया, बट हाँ बच्चों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलना चाहिए। और इसके कहीं ना कहीं कारण मैं एक जो हमारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बीच बीच में आ जाते हैं, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, वो भी अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे थे ना, उनसे जो जुड़ाव था या उनका जुड़ाव हमारी तरफ जो था, आज की जनरेशन में वो चीज तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुझे अभी तक ध्यान है, पुराने बच्चे चाहे वो मजाक में ही बोले, बट अगर कभी सोशल प्लेटफॉर्म में कभी हम बात भी करते हैं तो बच्चे बोलते हैं मैम आपका वो थप्पड़ हमें अभी तक याद है। या उनको कैसे भी कैसे ना कैसे करके हमें लर्न करवाना था, या मेथोडोलॉजी चेंज करते थे तो वो समझते थे। उनका भी एक ऑब्जेक्टिव रहता था कि हमें चीजों को ग्रैस्प करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज उस समय भी ट्यूशंस वगैरह बच्चे बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिस स्कूल में मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, वहाँ बच्चे बहुत ऐसी फैमिली से नहीं थे कि वो स्कूल की फीस के अलावा भी कोई और फीस देते, तो उनको जो भी कुछ ग्रैब करना था वो स्कूल से ही ग्रैब करना होता था। और पेरेंट्स भी ऐसे आते थे कि मैम बस आप ये समझ लीजिए कि हड्डियां हमें दे देना, मांस आपका है। इतनी हमें छूट मिली हुई थी। तो क्योंकि आप तो जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं भय बिन होई ना प्रीत, जी, है ना? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सच है एक्चुअली। हाँ। बच्चों में वो डर, अब आज के बच्चों में वो डर तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपने राइट्स पता है कि टीचर आपको छुएगा तो आपको क्या करना है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता उनको पता ही नहीं है। दूसरा, हमारी मेथोडोलॉजी चेंज होती है पर्सन टू पर्सन। जो भी बच्चा है, कोई अगर कम जल्दी नहीं समझ पा रहा है तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बिल्कुल लोएस्ट से ही शुरू होता है। लेकिन आज के कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे जो पहले परसेंटेज 80% वाली थी, 80% बच्चे अबव एवरेज थे, वो जाकर अभी 30% हो गई है। इस बात का दुख भी होता है। तो सभी की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स भी हैं शायद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये कोविड के बाद से तो जो चेंज आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, उनको तो हर चीज कंफर्ट जोन में चाहिए, और पढ़ाई उतने कंफर्ट जोन में नहीं हो सकती, वो हार्ड वर्क उनको करना ही होगा। बाकी जो टेक्नोलॉजी की बात है, देखिए टेक्नोलॉजी तो अच्छा है, जितनी जितनी जब जमाना आगे बढ़ेगा तो हमें टेक्नोलॉजीज तो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि जो बात उस चौक की होती थी, जो चौक चलाने में मजा आता था, वो मार्कर में मजा नहीं है। है ना? वो अपनापन जो चौक और ब्लैक बोर्ड में था, वो ग्रीन बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं है। ओके। है ना? That is something really worth pondering upon. आपने बातें की बच्चों की, और आपने ये भी बोला कि बच्चों की शायद उतनी गलती नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको लगता है कि आजकल के बच्चों को अगर हम थोड़ा प्यार से समझाएं और अपने पास लाएं, तो वो शायद हमें सुनेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन बच्चों को, आज के बच्चों को कोई सुनने वाला नहीं है, ये बहुत अकेले हैं। देखिए, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगी कि टीचर को कुछ और पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए बीएड में, चाइल्ड साइकोलॉजी पे उनको काम जरूर होना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, एक बच्चे पे ठप्पा लग जाता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, या ये तो बहुत बिगड़ चुका है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप बार बार जब बच्चे को एक ही बात बोलेंगे, फिर वो वहां पे एडमेंट हो जाता है कि नहीं ठीक है, अगर आप कहते हो मैं नहीं सुधर सकता तो मैं नहीं सुधरूंगा। और शायद ऐसे उसके माइंड में भी कहीं इनग्रेन हाँ, होता वो होगा। आ जाता है, वो कहीं ना कहीं वो स्टैब्लिश हो जाती है चीज। और मैंने कई बच्चों को देखा है, क्योंकि भाई अब हर जगह के टीचर्स में टॉलरेंस पार, क्या पता वो किन सर्कमस्टेंसेस से घर से आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ प्यार से बात करना, या बार बार अपने उनसे उन बच्चों को से ज्ञान निकलवाने के लिए अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करना, दैट इज अप टू टीचर्स, राइट, है ना?
तो कई बार क्या होता है कि बच्चा सच में, जिसको एक स्टैंप लग चुका होता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स के पास जाके तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो कभी ऐसे नहीं करता, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम बहुत ज्यादा करना है। हमारी तो सीबीएसई से भी होता है, इतनी वर्कशॉप्स चलती हैं इनकी, तो उनको कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज्यादा वर्कशॉप्स करनी चाहिए। और ये एक नियम होना चाहिए टीचर्स के लिए कि कम से कम एक परसेंटेज देनी चाहिए कि हाँ, इतने बच्चों को आपको एवरेज पे तो कम से कम लाना ही है। करेक्ट। है ना। तो है, हर जगह होता है एनवायरनमेंट ऐसा कि कुछ टीचर्स को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और कुछ लोग, स्पेशली लेडीज टीचर्स, फिर भी थोड़ा सा काम एंड कूल होती हैं। जेंट्स को थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है, और फिर बच्चों को अगर पता चल गया कि ये टीचर हमसे चिढ़ रहा है, तो फिर वो आजकल की जनरेशन है, वो उतना ही और नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगी उसको। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बच्चे सबसे पहले पकड़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनको पता है कि किसके सामने हमें कितना ढीठ बनना है, किसके सामने हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये तो बातें हो रही है मैम आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड की, जहाँ पे आपका पैशन इतना दिख रहा है, पर मुझे पता है आपका पैशन और भी कहीं जगह पे है। हाँ तो जी, हाँ जी। थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। आप शायद डांस की बात कर रही हैं? जी हाँ, आपके कथक की, आपके नृत्य की, और जो उसमें आपके अंदर एक दिखता है पैशन। हाँ जी, हाँ जी। यानी ऐसे लगता है जैसे आप 100% अगर प्रोफेशन में दे रही हैं, जो कि आपका पैशन है, तो वहीं आपकी हॉबी भी इतना पैशनेटली आप करती हैं कि उसमें भी आपका 100% दिखता है। कैसे आया, देखिए, कैसे शुरू किया? हाँ, हाँ, उसके हाँ। बारे में। डांस ये भी एक ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बहुत कहीं इसकी कोई ऐसा हेरिडिटरी रहा हो, लेकिन बहुत छोटी थी मैं, तो उस समय एक नवरंग मूवी के सॉन्ग्स बहुत आते थे, चित्रहार चला करता था, और उसमें नवरंग के सॉन्ग्स आया करते थे। जा रे हट नटखट टाइप ये हो गया, या गोपी कृष्ण जी की मूवी होती थी, झनक झनक पायल बाजे। तो उसमें जो डांसेस होते थे वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे छाप छोड़ जाते थे, और मैं घर में डांस भी करती रहती थी। और पापा हमारे बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे। अरे वाह! हाँ, तो पापा जब बांसुरी बजाते थे तो हम ऐसी, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा डांस करती थी उनके गानों में। फिर अचानक जब मैं शायद 6th-7th में रही होंगी, तो हम लोग यहाँ सेवक आश्रम रोड में रहा करते थे, तो वहीं पर एक डांस स्कूल खुला, दिख गया हमको कि वहाँ म्यूजिक की आवाज आ रही है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, चारू मुझे आज घुंघरू की भी आवाज आई, वहां पर शायद कोई डांस भी सिखाते हैं। जबकि वहां पर एक ब्लाइंड गुरुजी हुआ करते थे, वो सारा वोकल और सितार एंड तबला ये सब सिखाया करते थे। तो हम लोग खैर गए वहां पर, तो पता चला वहां पर किसी गवर्नमेंट उसमें काम करते हैं, लेकिन वो हफ्ते में 2 बार वहाँ क्लास लेने आते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड हुआ करती थी नीति, हम दोनों ने वहां पर डांस क्लास ज्वाइन कर ली। अब डांस क्लास ज्वाइन तो किया, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि वो हम 1 साल से ज्यादा सीख नहीं पाए। वो वहीं पर खत्म हो गया, जबकि हमने 1 साल एग्जाम दिया। दिमाग के कहीं कोने में तो रहा डांस सीखना है। फिर जब मैं 9th में थी, शायद 9th में थी, तो तब एक हमारे यहाँ वेलम्स में थी मिस प्रमीला पांडे। उनका पता चला मुझे कि वो हमारे जो डाइवर्जन रोड है वहां पर उनका घर हुआ करता था, और हम लोग इतने एंथुसियास्टिक कि हम लोग साइकिल से वहां जाते थे, और सैटरडे संडे क्लास होती थी सिर्फ। अच्छा। जाया करते थे, और अनलकीली बोलूंगी मैं, फिर वही हुआ कि 1 साल बाद, पहले तो बोर्ड का बहुत टेरर होता था ना कि बोर्ड है, 10th का बोर्ड है। मोर ओवर हम लोग 6 सिस्टर्स थी, और उस समय के हिसाब से फीस बहुत ज्यादा थी वहां पर। उस समय के हिसाब से, हालांकि आजकल के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, तो मुझे लगा कि अब अच्छा, हम लोगों का ऐसा क्या था, मतलब स्पेशली मेरा तो ऐसा था कि कभी पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे होंगे। अगर कोई पैशन भी है तो वो अपने आप ही पूरे होते थे, अपने बर्थडे अपने पैसों से ही सेलिब्रेट होते थे। तो फिर मुझे लगा कि अब शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बस वो दिमाग के कोने में, अनकॉन्शियस माइंड में वो रह ही गई बात। उसके बाद पढ़ाई हुई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए। फिर मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी बिटिया
हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहने आई। तो एक यहाँ पर ही है सेसरा रोड पर एक घुंघरू के नाम से ही, देखिए उस डांस स्कूल का नाम भी घुंघरू ही था जहां मैंने कभी राजपुर रोड में सीखा था। ओके। तो जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा चल तेरे को लेके जाती हूँ तो डांस सीखना शुरू कर, क्योंकि अपना शौक दूसरे बच्चों पे ही देख लें। उसने ज्वाइन किया वहां पर, बाय चांस वो मेरी फ्रेंड निकली। ओके। और ये देखिए, ये भी भाग्य ही था कि वो टीचर उन्हीं टीचर की स्टूडेंट थी जिनसे मैंने सीखा था, प्रमीला पांडे मैम से। तो खैर उसने, लड़की ने सीखना शुरू किया। अब 3-4 साल के बाद जब उसकी रोज नई नई वीडियोस में देखूं उसमें सोशल प्लेटफॉर्म में, मेरे अंदर कुलबुलाहट शुरू हो गई और मैं पहुंच रही थी 50 की उम्र पर। मैंने ऐसे पूछ लिया उससे, मैंने कहा क्या मैं डांस सीख सकती हूँ? कह रही ज्वाइन क्यों नहीं करती तू? मैंने कहा हो जाएगा। कह रहे क्यों नहीं होगा, तू आ। बस फिर वहां एट द एज ऑफ 50 आई स्टार्टेड बसंत पंचमी वाले दिन, और आज 4th ईयर का एग्जाम अब देने वाली हूँ मैं। तो ये यात्रा चल रही है। हाँ जी, तो अब ये है कि थोड़ा उन्हीं के अब वो तो कहती हैं कि मुझे तुम में अपनी मैम नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आर्ट का कोई रहा होगा, एक जेस्चर्स कुछ रहे होंगे। वो अडेप्टेशन वाली एज थी मेरी जो उस समय, है ना, तो कहीं ना कोई कुछ रहा होगा। लेकिन अब हम, मेरी और जो मेरी मैम है, उनके साथ इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है कि वो हम गुरु शिष्य की तरह भी रहते हैं और फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं। और बस अब वेट है कि कब 6 साल पूरे हों उसके बाद उनकी भी इच्छा यही है कि आप अपना डांस स्कूल खोलो, और देखिए कहाँ ले जाती है डेस्टिनी। और मैं आपकी गुरु बन, अरे शिष्य बन के आऊं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तो साथ की काफी लेडीज हैं जो कह रही हैं तुम खोलो तो सही, हम लोग और जगह तो हेजिटेट करते हैं जाने में, पर तुम्हारे यहाँ तो हम ज्वाइन कर लेंगे। मैं तो खुद अपने दिमाग में सोच रही हूँ, फिर मैं आपकी शिष्य बन जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा आपकी डांस की जर्नी, जो कि मतलब मुझे तो ये लगता है कि सबको ये समझ में आना चाहिए कि पैशन का साथ नहीं छोड़ते होते, छोड़ना नहीं, हाँ, वो रहना चाहिए जहन में कहीं ना कहीं और निकल के आना चाहिए। फिर मैम थोड़ा सा इस पे भी फर्क पड़ता है कि आपके घर का माहौल कैसा है ना, बिकॉज घर के कोऑपरेशन के बिना तो आप कर ही नहीं सकते ना कोई चीज, वो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। और लकीली मेरी चाहे मदर इन लॉ हो चाहे हस्बैंड हो, वेरी कोऑपरेटिव, बहुत खुश होते हैं वो देखकर, है ना। और फैमिली हमारी बहुत 6 सिस्टर्स हैं, 6 सिस्टर्स के 2-2 बच्चे। आप समझ सकती हैं कि हर ओकेजन पे चाहे वो बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, वो डांस के प्रोग्राम चलते हैं, वो माहौल पूरा संगीतमय है। जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। आपने फैमिली की बात की, थोड़ा फैमिली के बारे में भी बताइए। मेरा अपना बेटा है, वो बहुत अच्छा, वो भी अच्छा एक डांसर है, वो श्यामक डावर वाला है। अच्छा। उनका, हाँ, उनके शुरू में उसने उन्हीं की कुछ वर्कशॉप्स हुआ करती थी यहाँ पे, वो अटेंड किया करता था, तो वो पैशन उसका वहां से शुरू हो गया था। तो मैम जब आप जॉब कर रहे थे और जब बच्चे छोटे रहे होंगे, उस समय कैसा रहा? मतलब आज जब आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ देखते हो, हाउ सैटिस्फाइड एंड हैप्पी आर यू? मैम सच कहूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए होंगे, है ना। बड़ा बेटा तो चलो उसने अपना ग्रेजुएशन के बाद एकदम जॉब भी लग गई उसकी, अब अपनी कंपनी चला रहा है। छोटा बेटा थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, और ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आप यकीन नहीं मानेंगी, कभी कभी तो मैं 2-2 घंटा ही सोती हूँ रात को, लेकिन जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो उसका कहीं नामो निशान नहीं होता कि वो 2 घंटे की नींद मेरी कैसे पूरी हुई होगी, और कैसे मैं, आप स्कूल में कोई जज नहीं कर सकता कि ये सोई नहीं होगी रात को। बट यही मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ, ईश्वर की अनुकंपा बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ है, चाहे मैं हूँ चाहे हस्बैंड हूँ, हम लोग उसी लाइन में ज्यादा हैं। और अब बड़ा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी तरफ से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। छोटा बच्चे के लिए भी सब लोग कहते हैं कि तुझे कभी टेंशन नहीं होती कि ये आगे क्या होगा, और आश्चर्य आप समझिए कि कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता।
जैसे अभी तक इतना स्मूथली चला है तो वो भी चलेगा, जबकि वो 100% डिपेंडेंट ही है। बट ये है कि चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और आगे भी चलेगा। जैसे जैसे ईश्वर चैलेंजेस दे रहा है हम उसको ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो आप भी मानेंगे कि चैलेंजेस भी ईश्वर उन्हीं को देता है जो उसको ले सकते हो। जो आपने ये बात बोली ना मैम, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आजकल पेरेंट्स का अप्रोच है थोड़ा सा, एक तो आजकल एक डिंक है, डबल इनकम नो किड्स वाला अप्रोच चलता है। फिर एक बच्चा ही पाल ले, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बट आपने एक स्पेशल चाइल्ड को इतने अच्छे से रेज किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। डिफिकल्टीज उस समय कैसी रही होगी? क्या आपको फैमिली सपोर्ट रहा, सोसाइटी से सपोर्ट रहा? बच्चे के साथ आपने अपनी जॉब को कैसे मैनेज किया? एक्चुअली जो छोटा वाला था, जब वो हुआ तो मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ये लेटा ही रहेगा, ये चल नहीं पाएगा। तो आश्चर्य तो हुआ, क्योंकि ऐसा मुझे उसकी एक्टिविटीज से लगता नहीं था कि इतना होगा। बट हाँ, जब वो 2-2.5 साल का हुआ और उसकी नेक होल्डिंग भी नहीं हो पाई, उसके बाद से जो मेरा सफर शुरू हुआ, कम से कम 5 साल तक तो मुझे नहीं मालूम कि मैं स्कूल से लौटती थी, फिर मैं उसको एक्यूप्रेशर के लिए ले जाती थी, वहां से आती थी, शाम को फिजियो के लिए ले जाती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि 24 में से 20 घंटे जॉब प्लस बेटे की जॉब, ये काम था मेरा। और सबको आश्चर्य होता था, या मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी कहाँ से आई होगी उस समय। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि ऊपर वाले की कृपा के बिना वो शक्ति नहीं आ सकती। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता था, उसकी फिजियोथेरेपी चल रही होती थी और मैं ऐसी ऊँग रही होती थी, अंदर फिजियोथेरेपी चल रही होती थी। लेकिन उस चैलेंज को कि ये चल नहीं पाएगा, आज वो चलता भी है। सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूशन है लतिका विहार का, जहाँ पर वो जाया करता है। वहाँ के टीचर्स हों, उन्होंने जो बताया, या जो वो सेल्फलेस काम कर रहे हैं ना, मतलब ये एक ब्लेसिंग्स ही हैं कि अच्छा, ये भी देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ दुनिया कितनी छोटी है। जो मेरी डांस टीचर है, उसका बेटा स्पेशल चाइल्ड था, तो मुझे किसी ने बताया कि वो प्रिया का बेटा है, एक बार पता कर वो कहाँ जाता है। उसके थ्रू ही मैं वहां गई थी बेटे को लेके, तो उसने ही इंट्रोड्यूस कराया था मुझे। पहले सेंट जोसेफ में चलती थी क्लासेस, और शुरू के 10-12 दिन तो इतने मेरे लिए मुश्किल थे कि मैं जाती थी और ये 1 घंटा रोता ही रहता था। फिर उन्होंने बोला आप थोड़ा सा इसको बड़ा होने दो, उसके बाद आना, वी आर ऑलवेज हियर। तो खैर उसके ठीक 1 साल बाद मैं दोबारा गई, तब ये थोड़ा सा ठीक हो चुका था, मतलब चीजों को समझता तो नहीं था, बट हाँ, वो रोने का उसका जो स्पैन था वो बहुत कम हो गया था। बट तब से लेके अब तक स्टेप बाय स्टेप, चाहे उसको सीढ़ियां चढ़ाना हो, चाहे थोड़ा हेल्प चाहिए होता है, बट हाँ, कर लेता है अपना। मतलब जो हम कहते हैं ना कि विमेन जो है वो शक्ति है, वो अंदर से जो आती है, वो ऐसे देखने को मिलती है जब हम आपसे मिले हैं तो। थैंक यू। एंड आई विल रियली रियली अप्रिशिएट कि आपके चेहरे की मुस्कान मैं चाहती हूँ हमेशा बनी रहे। थैंक यू। क्योंकि दैट इज समथिंग दैट हैज really motivated me to come to you and talk to you, you know. थैंक यू मैम। होता है मैम, वो चीजें आपकी और हमारी वाइब्स शुरू से ही मिल गई थी, शायद फर्स्ट मीटिंग में ही मिल गई थी, है ना? तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बेटे का आपने नाम क्या रखा है? बड़े वाले बेटे का नाम है ईशान, और छोटे वाले का है सर्वज्ञ। ओके। बल्कि एक बार मुझे ध्यान है, बड़े बेटे ने बोला था इसका नाम तुषार रख दो, बट मेरे एडमेंट थी, मैंने कहा नहीं नहीं, सर्वज्ञ ठीक है, सर्वज्ञ ठीक है। हाँ, जो नाम है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला जी, तो हमें ऐसा फील होता है कि ये कोई संत महात्मा ही रहा होगा पिछले जन्म में, क्योंकि उसके जो एक्टिविटीज होती हैं, आप देखोगे अंधेरे में भी जब वो चलता है ना, रात को उसकी नींद खुल जाएगी, वो चलने लग जाएगा। ऑब्स्टेकल्स को पार करता हुआ वो पूरे घर में घूम लेता है। उसको ये मालूम है कौन सी चीज कितनी खिसकानी है, बैठने के लिए भी वो पूरा अपना ऐसे ऐसे खिसक कर बैठेगा। तो और जब वो बैठता है, उसका बैठने का पोस्चर कभी आप देखेंगे ना, बिल्कुल संत महात्माओं की तरह, किसी भी एंगल में घुमाकर पैर को बैठ जाता है वो। आज भी 21 इयर्स का होने वाला है। और बहुत शांत है,
ओके, ऐसा वॉयलेंट नहीं है। ऑल राइट। तो आप खूब बातें करती हैं। हाँ हाँ, खूब गप्पे मारते हैं। थोड़ा स्पीच की उसकी प्रॉब्लम है ही है, हाँ, स्पीच वो तो तो हाँ, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड्स। वंडरफुल। ये भी आपने जो बात बोली ना, ईश्वर भी उन्हीं को देता है प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए जिनका उनको पता होता है कि कर लेंगे। ये कर लेंगे। पर एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अभी तो हम हैं, आगे व्हाट नेक्स्ट? मैम देखो, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए सोचना ना मेरे हिसाब से तो व्यर्थ ही है। हाँ, उसका हमने पूरा जो फ्यूचर प्लानिंग है अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, जो हमें लतिका विहार वालों ने भी बताया किस तरीके से लीगल गार्जियनशिप आपको लेनी है, वो सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। बट इतना आगे तक मैं सोचती नहीं हूँ कभी, लेट इट बी वाला चीजें सोचती हूँ। ये प्रश्न एक्चुअली इज नॉट फ्रॉम मी, हाँ, बट मुझे पता है जो जनरली लोग पूछते हैं। देख रहे होंगे उनके मन में आएगा, आता है। तो इसीलिए मैं ये लेके आई। हाँ। अदरवाइज आई ऑल्सो फील that we as family are blessed, those children are blessed who are with us, and they are in their own world complete in themselves. बिल्कुल। ये मेरी हमेशा से 100%। फीलिंग रहती है। और जिस तरह से आप अपने जीवन को जी के एक मिसाल सबके लिए कायम करते जा रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। वो आप प्लीज ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, आपने समय दिया। जिस प्रोफेशन को आपने इतने प्यार से चुना है उसको आगे चलाते रहिए, और जिस पैशन से आप अपने पैशन को आगे बढ़ा रही है उसको भी बढ़ाते रहिए। मौका दीजिएगा, शायद हम भी आपके शिष्य बने और आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। Thank you. So, you met the most power-packed woman whom I know, with her smile, and also what I have to say is that is women empowerment, 100%, 1000%. Be that and enjoy being the woman that you are, the nurturer, the caretaker, and the beauty that is within each one of you. Take care. Jai Hind.